हेलो एंड वेलकम टू स्टडी AQIS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय और आज हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है डेली न्यूज रिपोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम विद द हेडलाइंस। 1 जुलाई को देश भर में सेलिब्रेट हुआ जीएसटी डे। वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पर इंप्लीमेंट हुआ था जीएसटी। केलकर टास्क फोर्स ने किया था सबसे पहले प्रपोज। इंडिया करेगा ग्लोबल इंडिया एआई समिट को होस्ट। GPAI मेंबर कंट्रीज होंगे शामिल। जून 2020 में बनाया गया था GPAI। और इंडिया में 3 नए क्रिमिनल लॉज हुए इंप्लीमेंट। कॉलोनियल एरा के IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट हुए रिप्लेस। तो आइए डेली न्यूज रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। 3 से 4 जुलाई के बीच मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट ऑर्गेनाइज करेगी। इंक्लूसिव एंड एथिकल एआई टेक्नोलॉजी के प्रति इंडिया के कमिटमेंट को शोकेस करना इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। इसके अलावा इस समिट में एआई रिलेटेड नॉलेज भी शेयर की जाएगी। इंडिया ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 के जरिए खुद को एआई इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश करना चाहता है। साथ ही इंडिया यह भी इंश्योर करना चाहता है कि एआई के बेनिफिट्स सभी के लिए एक्सेसिबल हों और एआई देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। इस समिट में GPAI की मेंबर कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करेंगी। GPAI का फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे जून 2020 में 15 मेंबर कंट्रीज द्वारा फॉर्म किया गया था। इसे शॉर्ट में GPAI भी कहते हैं। इस समय इंडिया GPAI का चेयरमैन है। GPAI एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो एआई की थियरी और प्रैक्टिस के बीच के गैप को कम करने पर काम करता है। GPAI साइंस, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल गवर्नमेंट्स के उन स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करता है जो कॉमन कमिटमेंट शेयर करते हों। प्रेजेंटली GPAI में 29 कंट्रीज मेंबर हैं और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। GPAI का सेक्रेटेरिएट फ्रांस में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD के हेडक्वार्टर्स में है। इसके अलावा GPAI के 2 एक्सपर्ट सपोर्ट सेंटर्स हैं, मॉन्ट्रियल और पेरिस में। GPAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलबींग, ह्यूमन सेंटर्ड वैल्यूज और फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, रोबस्टनेस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, अभी तक तो हमने एआई से रिलेटेड एक ग्रुप के बारे में बातचीत को समझा है, लेकिन अब हम एआई से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को भी समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई। देखिए, लेमन टर्म्स में कहें तो जब मशीन्स इंसानों की तरह परफॉर्म करने लग जाएं तो इसे एआई कहते हैं। मशीन की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए एलन ट्यूरिंग ने सबसे पहले 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया था। इसके बाद 1956 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को क्वाइन किया। एआई के एलिमेंट्स में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और न्यूरल नेटवर्क शामिल हैं। देखिए, एआई 2 टाइप के होते हैं, वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई को नैरो एआई भी कहते हैं। यहां पर नैरो एआई में एआई को स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही वीक एआई प्री डिटरमाइंड यानी पहले से तय की गई लिमिट्स के अंदर ही काम करता है। एआई सर्विसेज जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंस और स्पीच रिकॉग्निशन को वीक एआई या फिर नैरो एआई की कैटेगरी में रखते हैं। अब दूसरी तरफ है स्ट्रॉन्ग एआई जो कि बहुत सारे टास्क्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही एक्शन लेता है। एआई का एक और टाइप है सुपर एआई जो कि चर्चा में रहता है, लेकिन यह फ्यूचर एआई है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर सकता है। 1 जुलाई से ही इंडिया में कॉलोनियल एरा के IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है और इनकी जगह 3 नए क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट हो गए हैं। इन नए लॉज को इंडियंस के लिए और इंडियंस के द्वारा बनाया गया है। IPC यानी इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंप्लीमेंट हुआ है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद किए गए क्राइम्स पर ही ये लॉज एप्लीकेबल होंगे। IPC में मौजूद सेडिशन यानी कि राजद्रोह को भारतीय न्याय संहिता से हटा दिया गया है। हम सब जानते ही हैं कि सेडिशन लॉज पर इंडिया में काफी समय से डिबेट हो रही थी। लॉ कमीशन ने भी सेडिशन के नियमों में बदलाव की रिकमेंडेशंस दी थी।
भारतीय न्याय संहिता में सेपरेटिज्म, रेबेलियन और इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट किए गए एक्ट्स के खिलाफ पनिशमेंट के प्रोविजंस मौजूद हैं। मॉब लिंचिंग और गैंगरेप ऑफ माइनर्स के लिए डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम पनिशमेंट के तौर पर एक कम्युनिटी सर्विसेज यानी कि सोशल सर्विसेज का प्रावधान किया गया है। इस तरह की पनिशमेंट छोटी मोटी चोरी, डिफेमेशन और अटेम्प्ट टू सुसाइड जैसे क्राइम्स के लिए दी जाएंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो इसमें टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, हेयरिंग और आर्गुमेंट पूरा होने के 30 डेज के अंदर डिसीजन का प्रोविजन है। इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सभी रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की बात की गई है। इसमें केस डायरी, एफआईआर, चार्जशीट और जजमेंट सब कुछ शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स का लीगल इफेक्ट और वैलिडिटी पेपर रिकॉर्ड्स के ही बराबर होगी। मोरओवर, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। आजकल कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज इस तरह बिहेव करती हैं जैसे दुनिया भर की चतुराई सिर्फ कंपनी मैनेजमेंट को ही आती है। इन कंपनीज को लगता है कि बाकी पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक बस साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं जो उनकी प्रॉफिट मेकिंग टैक्टिक्स को देखते रह जाएंगे। आपको पता है कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज है और एक बड़ी आबादी का सर्वाइवल इन कॉर्पोरेट कंपनीज पर डिपेंड करता है। इसलिए ऐसे देशों में पॉलिसी मेकर्स और जनता को मजबूरी में इन कंपनीज के मनमाने मेथड्स को टॉलरेट करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ऐसी कंट्रीज में सारे लॉ भी इन्हीं कंपनीज के फेवर में बनाए जाते हैं। लेकिन यही कंपनीज डेवलप्ड कंट्रीज में मनमाना रवैया नहीं अपना पाती। क्यों? क्योंकि वहां की जनता अपने राइट्स को लेकर सचेत है और गवर्नमेंट पर वो प्रेशर इंपोज नहीं कर पाती है। रिसेंटली ऐसा ही एक केस आया है यूरोपियन यूनियन में भी। फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा। मेटा ने यूरोप में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए नो एड्स सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च की। मेटा की तरफ से यह कहा गया था कि ऐसे यूजर्स जो डेटा शेयर करने के लिए अपना कंसेंट देंगे उन्हें यह सर्विस फ्री में मिलेगी, लेकिन जो यूजर्स डेटा शेयरिंग के लिए कंसेंट नहीं देंगे उन्हें इस सर्विस को अवेल करने के लिए चार्जेस पे करने होंगे। यूरोपियन यूनियन ने मेटा के इस पॉलिसी को पे और कंसेंट पॉलिसी बताया है। मतलब या तो यूजर्स अपना डेटा शेयर करने की परमिशन दें या फिर पे करें। ईयू ने मेटा पर आरोप लगाया है कि वो पॉलिसी यूजर्स पर फाइनेंशियल बैरियर इंपोज कर उनकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रही है और मेटा की ये पॉलिसी यूरोपियन यूनियन के डीएमए यानी डिजिटल मार्केट एक्ट का वायलेशन है। आपको बता दें कि इसी लॉ को वायलेट करने के लिए ईयू ने एप्पल कंपनी पर भी आरोप लगाया था और माना जा रहा है कि इस मामले में एप्पल पर उसके ग्लोबल टर्नओवर के 10% के बराबर फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। डिजिटल सेक्टर को ज्यादा फेयर एंड कॉम्पिटिटिव बनाने के एम से यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल मार्केट्स एक्ट इंप्लीमेंट किया था। इस एक्ट में गेटकीपर्स के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस को मेंशन किया गया है। यहां गेटकीपर्स का मतलब उन बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म से है जो कोर डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन मैसेजिंग सर्विसेज, ऐप स्टोर्स और ऑनलाइन सर्च इंजन एटसेट्रा। आप समझ गए होंगे कि मेटा की पे और कंसेंट सर्विस क्या है और इसके प्रोविजंस डिजिटल मार्केट्स एक्ट का किस तरह वायलेशन करते हैं। जल्दी इसके अगेंस्ट एक्शन भी देखने को मिल सकता है। इंडिया में 1 जुलाई को जीएसटी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। आइए सबसे पहले यहां समझते हैं कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या। एक्चुअली वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पर 1 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था और इसी वजह से जीएसटी डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। जीएसटी एक इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी से पहले सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स सेपरेट टैक्सेस लगाया करती थीं, जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब यह हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज जहां सेल की जाती हैं टैक्स वहीं लगता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स एंड सर्विसेज को कहां प्रोड्यूस किया गया है। जीएसटी का सबसे पहला प्रपोजल केलकर टास्क फोर्स के द्वारा दिया गया था। इस टास्क फोर्स ने प्रपोज किया था कि एक नेशन वाइड टैक्स होना चाहिए जिससे इंडिया के कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जा सके, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जा सके और टैक्स कैस्केडिंग को रिड्यूस किया जा सके। इसे लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया, पर इस अमेंडमेंट पर पार्लियामेंट में सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद 2014 में 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। प्रेसिडेंट ने 8 सितंबर 2015 को इस बिल पर साइन किया, जिसकी वजह से 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 लागू हुआ। इस अमेंडमेंट के चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246A ऐड किया गया,
साथ ही इसके थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी फॉर्म की गई जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 279A के अकॉर्डिंग जीएसटी काउंसिल को सेंटर और स्टेट्स के लिए एक फोरम के तौर पर बनाया गया है। जीएसटी काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड सारे रिकमेंडेशंस जीएसटी काउंसिल ही करती है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होने वाली अल्कोहल के अलावा जीएसटी सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस के बाद जीएसटी को 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं लगता, यह ध्यान रखना है। जीएसटी एक्ट के तहत जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल यानी जीएसटैट को भी एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसकी प्रिंसिपल बेंच को न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया है। इस प्रिंसिपल बेंच के अलावा स्टेट्स और यूटीज में भी 31 ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस को सेटअप करने के पीछे मकसद है जीएसटी से रिलेटेड इश्यूज को फेयर तरीके से रिजॉल्व किया जाए और जीएसटी डिस्प्यूट्स की वजह से हाई कोर्ट्स पर बढ़ने वाले प्रेशर को कम किया जा सके। चलिए अब इस न्यूज बुलेटिन में टाइम है टर्म ऑफ द डे देखने का, और आज का टर्म ऑफ द डे है फिशिंग। फिशिंग साइबर अटैक का एक मेथड है। इसमें लोगों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को फ्रॉड तरीके से चुरा लिया जाता है। इन सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस में लोगों के पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड के नंबर भी शामिल होते हैं। फिशिंग के कई टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल फिशिंग, इसमें फ्रॉड ईमेल के जरिए लोगों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं। फिशिंग का एक और टाइप होता है स्पीयर फिशिंग। इसमें किसी स्पेशल पर्सन को प्लानिंग करके टारगेट किया जाता है। ये अटैक कुछ इस तरह से कस्टमाइज्ड होते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के लिए अपनाए गए मेथड्स काम नहीं करते। ऐसे ही अगर एसएमएस का इस्तेमाल करके फिशिंग अटैक किया जाए तो इसे स्मिशिंग कहते हैं। वहीं जब किसी हाई प्रोफाइल या सेलिब्रिटी टाइप के इंसान पर फिशिंग अटैक हो तो इसे वेलिंग कहते हैं। और आइए अब देखते हैं बुलेटिन का थर्ड सेगमेंट, जो कि है रैपिड न्यूज। रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज यानी रिमपैक एक्सरसाइज का 29th एडिशन यूएसए के हवाई में ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये एक बायनियल एक्सरसाइज है, यानी ये हर 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होती है। इस मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज के करंट एडिशन में यूएस नेवी की लीडरशिप में करीब 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक्सरसाइज 1 अगस्त तक चलेगी और इस बार इसकी थीम है पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। रिमपैक एक्सरसाइज वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव फ्रेंडली रिलेशंस वाले फॉरेन कंट्रीज की नेवीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और ट्रस्ट बिल्ड करना है। आईएमएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी AIPI डैशबोर्ड को रिलीज किया है। इस इंडेक्स में 174 कंट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रिपेयर्डनेस लेवल का असेसमेंट किया जाएगा। हर कंट्री को 4 की एरियाज के बेस पर रेट किया जाएगा: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशंस एंड एथिक्स। इन रेटिंग्स के बेसिस पर ही कंट्रीज को एडवांस्ड, इमर्जिंग मार्केट और लो इनकम कंट्री में क्लासिफाई किया जाएगा। रिलीज डेटा के अकॉर्डिंग सिंगापुर, डेनमार्क और यूएसए रेस्पेक्टिवली हाईएस्ट रेटेड कंट्रीज हैं। टोटल 174 कंट्रीज में इंडिया को 72nd रैंक मिली है और इंडिया को इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी की कैटेगरी में रखा गया है। 3 जुलाई से जापान नए बैंक नोट्स इशू करना स्टार्ट कर देगा। इस नए नोट के कॉन्टेक्स्ट में यह क्लेम किया जा रहा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा नोट होगा जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट होलोग्राफी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। इन नोट्स में हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज की पिक्चर्स 3D में रोटेट होती हुई दिखेंगी। हालांकि अभी तक इसे कंफर्म नहीं किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ होलोग्राफी टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। होलोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो किसी ऑब्जेक्ट की 3D इमेज बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इन 3D इमेजेस को होलोग्राम्स कहते हैं। इस टेक्निक को डेनिस गैबर ने 1947 में इन्वेंट किया था। होलोग्राम को 3 डिफरेंट वेव्स जैसे ऑब्जेक्ट वेव, रेफरेंस वेव, रिकंस्ट्रक्शन वेव और एक फोटोग्राफिक प्लेट की मदद से क्रिएट किया जाता है। इंडिया में 30 जून को हूल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। ट्राइबल लीडर्स सिद्धू और कान्हू को याद करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस ओकेजन पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आदिवासी समुदायों द्वारा ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट किए गए बलिदान को याद किया गया। आपको बता दें कि संथाल रेबेलियन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी सिस्टम्स के खिलाफ
शुरू हुआ था उसे हूल रेबेलियन भी कहा जाता है। इस रेबेलियन को 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने लीड किया था। संथाल से एक्सटॉर्शन, प्रॉपर्टी से बेदखल करना, रिप्रेसिव पॉलिसीज, ऐसे कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से ये रेबेलियन शुरू हुआ था। नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच बलून वॉर एक बार फिर से चर्चा में। मई और जून में बलून वॉर्स बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये घटनाएं इन दोनों कोरियन देशों के बीच सीरियस कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। अगर हम बलून वॉर की हिस्ट्री की बात करें तो कोरियन वॉर 1950 टू 1953 के दौरान बलून वॉर शुरू हुई थी और कोल्ड वॉर तक जारी रही। दोनों ही देश प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल मैसेजेस स्प्रेड करने के लिए बलून्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में कोरियन पेनिनसुला के बीच बंटवारा हुआ, जिसके बाद यूएसएसआर ने इस पेनिनसुला के नॉर्थ पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, वहीं यूएसए ने साउथ पार्ट को। हालांकि ये डिवीजन टेम्पररी था, लेकिन फाइनली आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से दोनों जगहों पर अलग गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश्ड हुई। ये गवर्नमेंट्स थी नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और साउथ कोरिया में कैपिटलिस्ट रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उस समय से लेकर आज तक दोनों कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट जारी है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल मॉर्निंग 9 AM फिर से आपसे मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर डेली इसकी PDF मिलेगी। नमस्कार।